लोकसभा चुनाव का शंखनाद शाम 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सूत्रों के मुताबिक अप्रैल और मई महीने में 6 से 7 चरणों में चुनाव होंगे। ठीक अब से 4.5 घंटे के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और चुनाव का आगाज यानी कि पहला चरण जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट से होगा, यानी कि उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वहां पर पहले चरण में वोटिंग होगी। साथ ही 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही हो सकते हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा शामिल है। यानी लोकसभा के साथ साथ 5 राज्यों की विधानसभा में भी विधानसभा चुनाव भी साथ साथ होंगे। हमारे साथ मनीष कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, अशोक तिवारी लखनऊ से बने हुए हैं, भोपाल से हमारे साथ गौरव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं मनीष आपका रुख करूंगा। मनीष, पिछली बार जो 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे, 9 चरणों में चुनाव हुआ था और वो सबसे लंबा चुनाव था चुनाव इतिहास में। इस बार शायद कहा जा रहा है कि 6 से 7 चरणों में ही हो जाएंगे चुनाव। देखिए, कई जो विचारक हैं, कई जो एक्सपर्ट्स हैं बात कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की तरफ लगातार बात हो रही है और चुनावी प्रक्रिया इतना लंबा क्यों, ये लगातार सवालों के घेरे में प्रत्युष रहा है। तो जरूर पिछले बार 2014 में 9 चरणों में चुनाव हुए थे, जबकि 2009 में केवल 5 चरण में हुए थे, 2004 में 4 चरण में चुनाव हुए थे। तो 2014 में बहुत लंबा वक्त लग गया था चुनाव में, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि शायद इतना लंबा न चुनाव हो, 6 से 7 चरण में चुनाव पूरी प्रक्रिया को जो है वो खत्म कर लिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर नजर होगा शाम 5 बजे, क्योंकि विधानसभा चुनाव की भी तारीखों का ऐलान होना है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का। तो जाहिर तौर पर कोशिश होगी कि 6-7 चरण में चुनाव पूरा करा लिया जाए, लेकिन देखना होगा कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से क्या ऐलान करता है। मनीष, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव तय थे कि लोकसभा चुनाव के साथ होंगे, लेकिन जम्मू और कश्मीर के बारे में चुनाव आयोग ने कहा था कि वहां की स्थिति और हालात को देखने के बाद हम निर्णय लेंगे। बिल्कुल, तो क्योंकि आप देखें चुनाव आयोग की बैठकों का दौर लगातार जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ बैठकों का दौर जारी रहा है और उनके पास फीडबैक है और देखना होगा कि क्या तारीखों का ऐलान जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए होता है या नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है प्रत्युष। आप देखिए जो हालात प्रदेश के बने हुए हैं वहां पे शांति, पिछली बार 5 चरणों में चुनाव जम्मू कश्मीर के सभी लोकसभा चुनाव जो है सीटें हैं उसके लिए कराया गया था। इस बार देखना होगा कितने चरणों में चुनाव होता है, लेकिन कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। विजय शांति हो, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, एक परंपरा 2014 से इस देश में देखने को मिली जिसमें राजनीतिक शुचिता बिल्कुल नहीं दिखती। अजीब टिप्पणियां। हमारे साथ न्यूज रूम से राजीव रंजन हमारे एसोसिएट एडिटर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव, अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि 4.5 घंटे के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब सबकी नजरें होंगी कि कौन सियासी बाजी मारता है या नहीं मारता है, लेकिन अब के बाद से, आज की तारीख के ऐलान के बाद से सियासी दलों की गतिविधियां भी तेज हो जाएंगी और जाहिर तौर पर दिल की धड़कनें भी तेज हो जाएंगी, क्योंकि 5 साल से सत्ताधारी पार्टियों से हिसाब लेगी जनता और जो सत्ता में वापसी के लिए बेचैन है उनके लिए भी एक बड़ी जोर आजमाइश होगी। राजीव, देखिए प्रत्युष, पिछले 5 सालों में जितने विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, अगर 1-2 को छोड़ दे तो सब में नरेंद्र मोदी अमित शाह का डंका बजा है। और जिस सक्रियता से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोजमर्रा की राजनीति को लिया है, उसके सामने दूसरे राजनीतिक दलों की तैयारी धरी रह जाती है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को चुनाव से 4 महीने पहले धूल चटाई 3 बड़े राज्यों में, उसने इस पूरे चुनाव को बहुत रोचक और रोमांचक बना दिया। देखिए कर्नाटक में अगर आप देखें, कर्नाटक में जिस तरीके से ताकत लगाने के बावजूद बीजेपी बहुमत नहीं पाई और विपक्ष इकट्ठा हुआ। आपको याद होगा कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में जब सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स वहां पर पहुंचे विपक्षी दलों के, तो ऐसा लगने लगा कि भारत में मोदी के विरोध में एक मोर्चा तैयार हो रहा है और कर्नाटक चुनाव ने उसकी पटकथा लिख दी थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जब 3 राज्यों में हराया, तब जाके विपक्ष के सारे नेताओं को यह एहसास हुआ कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी हराया जा सकता है। और उसके बाद पूरे देश में अगर आप स्टेट वाइज देखें, पश्चिम बंगाल में देखें,
बिहार में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, जिन जिन जगहों पर नरेंद्र मोदी को की संभावना है, जैसे उत्तर प्रदेश में 73 सीटें सीधे सीधे थाली में सजा करके उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र मोदी को 2014 में प्रधानमंत्री बना दिया था। हाँ। तो सबसे पहले उनको वहीं पर रोकने के लिए अखिलेश और मायावती 25 साल के बाद साथ आ गए और गठबंधन कर लिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी शामिल होगी नहीं होगी, का अपने उम्मीदवारों को वापस लेगी नहीं लेगी, ये अभी दूसरा सवाल। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में आप देखिए, नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को धूल चटाते हैं, लेकिन एक ही साल के बाद फिर नरेंद्र मोदी के साथ मिल जाते हैं। उसके बाद फिर आरजेडी खड़ी होती है, कांग्रेस पार्टी के साथ 2 उपचुनाव जीतती है, कांग्रेस पार्टी के साथ उसका गठबंधन होता है। हालांकि अभी उसमें वक्त है, अभी कुछ पेचीदगियां हैं। तो ये अगर स्टेट वाइज आप देखें, पश्चिम बंगाल में बहुत ही चालाकी से ममता बनर्जी ने बीजेपी को अपना अपोनेंट बना लिया। बीजेपी उन पे हमला करती है, वो बीजेपी पे करते हैं। और वहां की 2 प्रमुख पार्टियां, वामपंथी जिसने 30 साल से ज्यादा शासन किया और कांग्रेस पार्टी, वो कहीं चर्चा में नहीं रहते। ममता बनर्जी जानबूझ के ऐसा काम करती हैं कि वो बीजेपी से लड़ रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि 25% मत वहां पर अल्पसंख्यकों के हैं और ये अल्पसंख्यकों का वोट का बंटवारा नहीं होगा, वो उनकी तरफ एकजुट रहेंगे, तो वो सबसे ज्यादा सीट पाने वाली रीजनल पार्टी की नेता हो सकती है। दूसरी प्रत्युष एक महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें गठबंधन के नेता ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि अखिलेश यादव से मायावती अपनी सीटें इसलिए नहीं कम करना चाहती कि उन्हें मालूम है कि 42 सीटें पश्चिम बंगाल में हैं और सबसे ज्यादा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। हालांकि बीजेपी वहां पर अच्छी स्थिति में है। मायावती को यह मालूम है कि हो सकता है कि अगर मोदी विरोधी लहर या गठबंधन का असर हुआ तो सबसे ज्यादा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर मेरी सीटें हो जाए, तो मैं एक बड़े पद की उम्मीदवार हो सकती हूं। दलित और महिला होने का टैग है ही, दलितों की नेता सबसे बड़ी है वो है ही। उधर ममता बनर्जी ये समझती है कि सबसे ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है, अगर उनके ज्यादा लोकसभा के एमपी आए तो उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर होगी। ये सारे रीजनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग। अच्छा राजीव देखिए, बीजेपी के लिए तो बड़ी चुनौती है, क्योंकि 5 साल का हिसाब जनता मांगेगी, जनता तय करेगी कि आपको दोबारा सत्ता में लाना है नहीं लाना है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनावी चुनौती इसलिए भी है, गठबंधन की बात जरूर हो रही है, लेकिन राजीव देखिए, अभी तक गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी स्टेट में कांग्रेस ने कुछ फाइनल नहीं किया। क्या किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है कि पार्टी चाहती है कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़े, पार्टी को, संगठन को फिर से खड़ा करें, एक अच्छा मौका है, या फिर समय का इंतजार किया जा रहा है? आज तारीखों के ऐलान के बाद कुछ स्टेट्स में हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया, चुनाव पूर्व गठबंधन। राजीव देखिए प्रत्युष, मैं एक इसमें बात बताऊं, राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, अगर आपको याद होगा, चीजों को, किसी के व्यक्तित्व को, चीजों को समझने के लिए अतीत में वो क्या सोचता रहा, इसको भी आपको गौर करना होगा। आपको याद होगा कि एक बार एयरपोर्ट पे लालकृष्ण आडवाणी से राहुल गांधी मिल गए थे, ये करीब 10 साल पहले की बात है, 8-10 साल पहले की। तो लालकृष्ण आडवाणी से राहुल गांधी का सीधा ये सवाल था कि देश में 2 पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, हमारी और आपकी लड़ाई ठीक है, ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो देश के लिए ठीक नहीं है। और इस बात का जिक्र कई बार कई जगह पे हुआ भी है। तो राहुल गांधी का और जो भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो हमेशा ये बात सोचती है कि रीजनल, सभी सर्वे आफ्टर सर्वे बहुतायत जनता मोदी जी को चाहती है। और एक सवाल है कि देश को आगे तरक्की के और कौन ले जाएगा, और उसका भी उत्तर मोदी है। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में ये, और यहाँ पार्टी के अध्यक्ष हमारे पार्टी के अध्यक्ष सैनी जी के नेतृत्व में यहाँ पूरा अभियान जोर से चलेगा। और प्रकाश जावड़ेकर को आप सुन रहे थे। सभी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से अब रिएक्शंस इस पर आने शुरू हो गए हैं, जिसका सबको इंतजार था कि आखिर चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, क्योंकि पिछली बार 2014 में 5 तारीख को, यानी कि आज से 5 दिन पहले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया था। इस बार 5 दिन के बाद 10 तारीख को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है। हालांकि इसकी तैयारियां राजनीतिक दलों ने काफी पहले से शुरू कर दी थी, और अब आज की चुनाव की तारीख के ऐलान होने के बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, सरकार कोई नीतिगत फैसले नहीं ले पाएगी। और साथ ही चुनाव प्रचार जो कि अभी तक चल रहा है बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का, अब उसमें जबरदस्त तेजी आएगी। धीरे धीरे कई उम्मीदवारों के नाम कुछ तो तय हो गए हैं, कुछ अभी जल्दी से आने शुरू हो जाएंगे। राजीव रंजन हमारे साथ लगातार बने थे। राजीव, अपनी बात आप पूरी करें, बड़ी दिलचस्प जानकारी दे रहे थे राजीव आप।
तो मैंने ये कहा कि राहुल गांधी ने राकेश आडवाणी से बातचीत में कहा था कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बार्गेनिंग ज्यादा करती हैं और इससे देश के लिए, देश की राजनीति के लिए ठीक नहीं होगा। तो आडवाणी जी का ये जवाब था कि पैन इंडिया पॉलिटिकल पार्टी तो अभी कांग्रेस पार्टी ही है, हमारी मजबूरी है कि हम बहुत सारे देश के बहुत सारे हिस्सों में नहीं पहुंचे हैं, तो गठबंधन के हमको साथी वहां जरूरी है। लेकिन ये आपकी बात ठीक है। मुझे लगता है राहुल गांधी के दिल और दिमाग में ये बात है कि कांग्रेस पार्टी जीते। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई जो है वो कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से हो, देश में नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो तो देश के लिए ज्यादा अच्छा है, इस तरीके से वो सोचते हो। लेकिन बात यह है कि जब आप, जैसे आपने एक सवाल किया था कि चुनौती बीजेपी के पास के सामने ज्यादा है क्योंकि सब सारे ज्यादातर राज्यों में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। जवाब इसका यह है कि बीजेपी के पास जितनी चुनौतियां हैं उससे कई गुना बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी का, और वो चेहरा इतना बड़ा है कि उसके आगे सब चुनौतियां फीकी पड़ जाती है। चुनावी राजनीति में जो कद नरेंद्र मोदी ने हासिल कर लिया है, जो आकर्षण हासिल किया है, उसको चुनौती देना किसी एक नेता के बस की बात इस वक्त देश की राजनीति में नहीं है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि विपक्ष के बिखराव का जो फायदा 2014 में नरेंद्र मोदी को मिला, उसे नरेंद्र मोदी की लहर ज्यादा बता दिया गया, जबकि नरेंद्र मोदी जो वोट प्रतिशत लेकर के प्रधानमंत्री बने थे उससे कहीं ज्यादा वोट प्रतिशत उनके खिलाफ था। और 2019 के चुनाव में वो वोट प्रतिशत एक जगह कहीं न कहीं इकट्ठा हो रहा है, तो ये उनके आकर्षण और उनके सक्रियता सब पर बराबरी की टक्कर या भारी पड़ सकता है, ये चुनाव में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि नरेंद्र मोदी ने जिस सक्रियता के साथ पिछले 5 साल में चुनावी राजनीति और सरकार। राजीव, आप हमारे साथ बने रहे। दर्शकों को इस बीच हम एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी देते चले। आरएलडी के चौधरी अजीत सिंह, देखिए बागपत से जयंत चौधरी चुनाव मैदान में उतरेंगे। मथुरा से तेजपाल सिंह होंगे गठबंधन के प्रत्याशी। बीएसपी, एसपी और आरएलडी में जो तालमेल हुआ उसके तहत आरएलडी के चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ेंगे और बागपत से लड़ेंगे जयंत चौधरी। हमारे साथ राजीव रंजन लगातार बने हुए हैं। राजीव, देखिए अब धीरे धीरे तस्वीरें साफ होने लगी कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, लेकिन सवाल फिर राजीव वही आता है कि क्या कांग्रेस के लिए अभी भी कोई गुंजाइश बची है क्या? देखिए, ये तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच जो बैठक हुई थी उसमें 3 सीटें आरएलडी को दी थी समाजवादी पार्टी ने। अब आरएलडी ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। मुजफ्फरनगर जो उनके चौधरी अजीत सिंह हैं, जयंत चौधरी को बागपत से जो उनके परिवार की परंपरागत सीट है, मथुरा से उम्मीदवार तेजपाल सिंह होंगे आरएलडी के। ये उम्मीदवार आरएलडी ने तय किए, 3 सीटें उनको गठबंधन में पहले ही मिल गई। चलिए राजीव, आप हमारे साथ बने रहे। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से यह भी आ रही है कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव, आजमगढ़ या संभल से चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव, आजमगढ़ आपको याद होगा पिछली बार मुलायम सिंह यादव ने यहां से चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता भी था। अशोक तिवारी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। अशोक, क्या खबर है आपके पास? आजमगढ़ इस बार मुलायम ने अपने बेटे को दे दी। देखिए, दरअसल अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से जब उम्मीदवारों का ऐलान कल किया गया था जिसमें यह कहा गया कि डिंपल यादव कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगी। हालांकि शुरुआती दौर में खुद अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर यह बयान दिया था कि इस बार डिंपल यादव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन कल जब डिंपल यादव की उम्मीदवारी की घोषणा पार्टी की तरफ से की गई तो उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। 3 प्रमुख जगह है जहां पर पार्टी अखिलेश यादव को चुनाव लड़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिसमें पहला ऑप्शन आजमगढ़ का लिया जा रहा है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीट है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है आजमगढ़, वहां से मुलायम सिंह यादव अभी सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार वो मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरा, बुंदेलखंड की एक सीट अखिलेश यादव के लिए तलाशी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो बुंदेलखंड की किसी सीट से या फिर संभल से उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी पार्टी की तरफ से की जा रही है। इस बाबत वहां से फीडबैक समाजवादी पार्टी ले रही है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुखता समाजवादी पार्टी की तरफ से आजमगढ़ की सीट दी जा रही है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीट है, वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। लिहाजा अगर अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उनको आजमगढ़ उनकी पहली प्राथमिकता है और इस लिहाज से
वहां पर होमवर्क भी शुरू कर दिया गया है। अभी आप देखिए कि जितनी भी सीटों का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है, उसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीट है। यानी कन्नौज की बात कर लीजिए, डिंपल यादव वहां से सांसद हैं। फिरोजाबाद की बात कर लीजिए, प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव वहां से सांसद हैं। बदायूं की बात कर लीजिए, वहां से धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। अब चूंकि अब मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव लड़ने जा रहे हैं, लिहाजा आजमगढ़ की सीट भी ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के खेमे में जाएगी। वहां पे संगठन चलिए अशोक, आप हमारे साथ बने रहे। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है। 3 दिन का अल्टीमेटम है कि आप जल्द से जल्द बताएं ताकि तस्वीर साफ हो पाए। 13 मार्च तक का अल्टीमेटम है सीट बंटवारे को लेकर बिहार में। आपको बता दें कि आरजेडी बाकी अन्य पार्टियों के साथ वहां पर चुनाव लड़ रही है। आरएलएसपी भी इसमें शामिल हो गई है, शरद यादव की पार्टी भी इसमें शामिल है और साथ ही जीतन राम मांझी की पार्टी भी साथ में है। कांग्रेस ने अभी तक साफ नहीं किया कि क्या वो इस गठबंधन का हिस्सा होगी या नहीं होगी। अमिताभ ओझा हमारे संवाददाता अभी इस वक्त जुड़ चुके हैं पटना से। अमिताभ, क्या अभी भी कांग्रेस वहां पर उहापोह की स्थिति में है, डायलेमा में है कि क्या करे, गठबंधन में जाए या ना जाए? आरजेडी ने तो अल्टीमेटम दे दिया कि 13 मार्च तक साफ कीजिए। जी बिल्कुल, कल आरजेडी की संसदीय दल की बैठक जो हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया और साथ में कांग्रेस को 13 तारीख को अपनी स्थिति साफ करने को कहा गया है, क्योंकि आरजेडी 10 सीट से ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं है और जबकि कांग्रेस वहां से कम 13 सीट चाह रही है और इसी के मुतालिक वो बात करना चाह रही है। लेकिन कांग्रेस आरजेडी की जो बैठक है उसमें साफ कर दिया गया है कि जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है, लगातार तिथियाँ कई डेट हैं जो आगे बढ़े हैं महागठबंधन में सीटों के बंटवारा को लेकर, क्योंकि सिर्फ एक कांग्रेस ही नहीं है, जीतन राम मांझी हैं, वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी है वो भी एक प्रमुख दावेदार हैं और 2-3 सीटों को लेकर, दरभंगा की सीट को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। और उसी तरीके से जीतन राम मांझी ने भी कह दिया है कि अगर उन्हें 5 सीट से कम मिलता है तो वो गठबंधन में अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे। तो निश्चित तौर पर महागठबंधन में लेकर अभी पेच फंसा हुआ है और पूरी जो 13 तारीख तक डेडलाइन दिया गया है उसके बाद अधिकृत कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव को वहां से फैसला करेंगे, जो उनका फैसला होगा वही सभी को मान्य होगा आरजेडी की तरफ से। चलिए अमिताभ, गौरव, मनीष, अशोक, आप सभी हमारे साथ बने रहे। लगातार बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं क्योंकि अब लगभग समय भी बहुत कम बचा है। 1 बजने में 15 मिनट बाकी है। 5 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। एक छोटा